नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। और आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 2 का भाग 3 बताएंगे। और भाग 2 में हम लोगों ने जाना जगत मोनेरा के बारे में। और जगत मोनेरा में अध्ययन किसका किया जाता है, तो जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, इनका अध्ययन किया जाता है। और जगत मोनेरा के क्या लक्षण होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने भाग 2 तक पढ़ लिया है। वहाँ पे हमने ये भी जाना कि मोनेरा को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में उन बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, और इसके साथ ही साथ ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, यानी कि वहाँ पर भी जीवित रह सकते हैं जहाँ पे जीवन संभव ही नहीं है। और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ही सत्य बैक्टीरिया है, उसे ही ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में हमने भाग 2 में बता दिया है। भाग 3 में आज हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि सत्य बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले यू बैक्टीरिया के बारे में जानने से पहले कुछ हम चीज़ों को समझ लेते हैं और उसके बाद से यू बैक्टीरिया के गुणों को जाना जाएगा। यू बैक्टीरिया यही सत्य बैक्टीरिया है, और इन्हीं सत्य बैक्टीरिया का अध्ययन यहाँ पे हम यू बैक्टीरिया में करेंगे, जितने भी प्रकार के सत्य बैक्टीरिया है। लेकिन सबसे पहले कुछ सामान्य चीज़ों को जाना जाए जो कि इम्पोर्टेंट होता है, और कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि नीट वगैरह में पूछ चुका है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जीवाणु विज्ञान, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान, इसे इंग्लिश में बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी। ये बातें जान लिया करें। जीवाणु विज्ञान है क्या, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जीवाणु विज्ञान। अब बैक्टीरिया का क्या क्या चीज़ यहाँ पे अध्ययन होगा, तो उसका आकार, रचना, वर्गीकरण, जनन, विभिन्न चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। किसमें, जीवाणु विज्ञान में। तो कहने का ये मतलब है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं के रचना, आकार, आकृति, वर्गीकरण तथा जनन आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि जीवाणुओं के रचना, आकार, आकृति, वर्गीकरण, जनन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही बोला जाता है जीवाणु विज्ञान। अब जीवाणु कैसे होते हैं, तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव हैं। क्या है, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय जीव है, अति सूक्ष्म, जीव है, और इसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। तो जीवाणुओं को केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है, और ये एक कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं। और इसकी कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। अब आगे जान लेते हैं कुछ और चीज़ें। जीवाणु संबंधित खोज, जीवाणु संबंधित खोज, यानी कि जीवाणु से संबंधित जो खोज हुए हैं उसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा, एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। सभी लोगों ने ये नाम जाना होगा क्योंकि इसे सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है, और जीवाणु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी का भी इन्हें जनक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही जीवाणु का खोज किया था। कौन है ये, तो इनका नाम है एंटोनी
वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने किसका खोज किया? तो जीवाणु का, और इसीलिए इसको जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इनका जन्म और मृत्यु के बीच क्या अंतर है? तो 1632 से 1723, 1632 से 1723, यानी कि इनका जन्म हुआ 1632 में और 1723 में मृत्यु हो गई। इसी बीच इन्होंने विभिन्न प्रकार के खोज किए और उसी खोज में एक ये शामिल है, क्या चीज़? तो जीवाणु। और ये कहाँ के वैज्ञानिक है? तो ये हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें हम यहाँ पे नोट करते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की, जीवाणु की खोज की। अतः इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं, जनक कहते हैं। तो इनको जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के। ये कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के। ये भी बात याद रखनी है, हॉलैंड निवासी। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो हॉलैंड के। तो हॉलैंड निवासी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी और यही प्रथम जीवित कोशिका थी। तो जीवित कोशिका भी खोज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ये भी बात याद रखनी है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। और कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने सत्य खोज कोशिका का, जीवित कोशिका का खोज नहीं किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ये बातें याद रखनी है। और ये भी जान लेना है कि कोशिका अति सूक्ष्म होती है और इसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। बातें समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। अगला जो वैज्ञानिक आता है उसका नाम है लुई पास्चर। तो लुई पास्चर ने क्या किया था? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा जो किण्वन की प्रक्रिया होती है इसके बारे में उन्होंने बताया। यानी कि अपने अध्ययन से इन्होंने सिद्ध कर दिया कि किण्वन प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होती है। जैसे कि दूध से दही का बनना, ये सूक्ष्म जीव की उपस्थिति से होता है, बैक्टीरिया की ही उपस्थिति से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है क्या चीज़? तो लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। इसी के द्वारा दूध से दही बनता है। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो क्रिया होती है उसे ही बोला जाता है किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन। और ये क्रिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो लुई पास्चर ने बताया कि जो किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों के ही द्वारा होती है। तो किण्वन प्रक्रिया जो होती है, फर्मेंटेशन प्रक्रिया, वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होती है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। दूसरा जो वैज्ञानिक है उनका नाम है क्या चीज़? तो लुई पास्चर। लुई पास्चर ने अपने अध्ययन से सिद्ध कर दिया कि किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होती है। यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही किण्वन की प्रक्रिया होती है। ये बात कितने बताया? तो लुई पास्चर ने। तो अगला जो वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है रॉबर्ट कोच। कौन है? तो रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच इन्होंने बताया क्या? कि एंथ्रेक्स व क्षय रोग के जीवाणुओं का पता लगाया।
यानी कि इन्होंने बताया कि एंथ्रेक्स रोग और क्षय रोग जैसे जो रोग होते हैं वो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। कौन से जीवाणुओं द्वारा होते हैं इसके बारे में इन्होंने बताया। किसने? तो रॉबर्ट कोच ने। इतनी चीज़ें आपने समझ लिया। अब आगे अगला जो वैज्ञानिक है उसका नाम है एलसी कैलमेटी। एलसी कैलमेटी क्या है? तो एलसी कैलमेटी। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने बीसीजी का टीके की खोज की। बीसीजी के टीके की खोज किसने किया था? तो एलसी कैलमेटी ने। एलसी कैलमेटी ने बीसीजी के टीके का खोज किया था। अब इतनी चीज़ें आपने समझ लिया। ये सभी चीज़ें जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। तो ये नहीं है कि ये बाहरी चीज़ें हैं, ये भी आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है और आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जानना जरूरी है। तो इतनी चीज़ें आप समझ लिए। ये सब कुछ आपको नोट्स में लिखते चलना है ताकि आपका नोट्स भी बने, आपको याद भी रहे और आगे ये आपको एग्ज़ाम में सहायता भी करे, हेल्प भी करे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद से अब हम जानेंगे क्या? यू बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। यू बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण, इसका स्क्रीनशॉट लें और अब हम जानेंगे यू बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। आगे यू बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। अगला हेडिंग आपका ये हो जाएगा यू बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। तो यू बैक्टीरिया ही सत्य बैक्टीरिया है और सत्य बैक्टीरिया का जो लक्षण होगा वही यू बैक्टीरिया का लक्षण होगा। तो यहाँ पे हम एक बैक्टीरिया का फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये है बैक्टीरिया का संरचना। पता है कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक वे होते हैं ऐसे जीव जिनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है, सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका मतलब है कि केंद्रक में जो पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ वे डायरेक्ट कोशिका द्रव्य के संपर्क में होते हैं और ऐसे केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जो कोशिका द्रव्य के संपर्क में होते हैं उसे बोला जाता है न्यूक्लियोइड। उसे कहा जाता है क्या चीज़? तो न्यूक्लियोइड। और इसे हिंदी में बोलेंगे केंद्रकाव। क्या कहा जाएगा? केंद्रकाव। इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियोइड। और यहाँ पे समझते चलना है यू बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण है और यहाँ पे जो दिख रहा है ये है कोशिका भित्ति। क्या चीज़? तो कोशिका भित्ति। और यही जो कोशिका भित्ति है वह आर्की बैक्टीरिया के जीवों में नहीं पाया जाता है, इसीलिए आर्की बैक्टीरिया को अलग समूह में रख करके अध्ययन किया जाता है और यू बैक्टीरिया को अलग समूह में। इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है और ये अनुकूल परिस्थिति में ही जीवित रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित नहीं रहते हैं। लेकिन आर्की बैक्टीरिया के जीव प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रहते हैं और इसलिए उसे असत्य बैक्टीरिया बोला जाता है और इस यू बैक्टीरिया को बोला जाता है सत्य बैक्टीरिया। अब बात किया जाए कि जो ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है? तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, बहुत सारी चीज़ों की बनी होती है। किसकी? तो पेप्टाइडोग्लाइकोन, पेप्टाइडोग्लाइकोन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, इन चीज़ों की बनी होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये डीएनए है
यानी कि जो न्यूक्लियस में केंद्रक में पाए जाने वाला जो पदार्थ है जिसे केंद्रक बोला जाता है, इसका डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन युक्त नहीं होता है। प्रोटीन होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता है। ये बात याद रखना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि बैक्टीरिया का डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त नहीं होता है। दूसरा प्रोटीन होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी संरचना देखा जाए तो इसमें इस तरह की एक संरचना देखने को मिलती है। इसे नाम दिया जाता है क्या चीज, तो इसको नाम दिया जाता है मीजोसोम। मीसोसोम इसका कार्य क्या है, यहाँ पे मीसोसोम का कार्य क्या है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो मीसोसोम पाया जाता है इसका कार्य होता है श्वसन का। किसका, तो श्वसन का। अब बात किया जाए कि यह यूकैरियोटिक कोशिका के कौन से कोशिकांग के समतुल्य है, तो ये जिस कोशिका के समतुल्य है कोशिकांग का समतुल्य है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका मतलब है कि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किसका होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य श्वसन का होता है, वही कार्य मीसोसोम का प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। तो ये बातें याद रखनी है, ये चीज़ें कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, नीट एग्जाम में भी पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, तो उसका नाम है मीसोसोम। दोनों का कार्य होता है श्वसन का। माइटोकॉन्ड्रिया होता है किसमें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, और मीसोसोम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, अंतःद्रवी जालिका हो गया। ये सारी चीज़ें इस बैक्टीरिया में यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। ये सभी चीज़ें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। एक चीज़ और बैक्टीरिया में पाया जाता है, उस चीज़ को भी हम यहाँ पे बताएंगे। वो चीज़ है क्या, तो एक वृत्ताकार डीएनए होता है। क्या चीज़, तो वृत्ताकार डीएनए इसमें पाया जाता है और इसका नाम है क्या चीज़, तो इसका नाम, उसके बाद से इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्या चीज़, तो राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम होता है वह 70S टाइप का होता है, 70S प्रकार का। तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक को बोला जाता है 70S और दूसरे को बोला जाता है 80S। तो इसमें केवल 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो और कुछ जानते हैं इस बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं और सभी जगहों पर पाए जाते हैं, चाहे वह गर्म झरने हो या थल हो, वायु हो या जल हो या मनुष्य या अन्य जंतुओं का शरीर हो, उसमें भी बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। जैसे कि मानव में बहुत सारी बैक्टीरिया हैं, 20,000 से अधिक मनुष्य में बैक्टीरिया पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया सभी जगहों पे यानी कि सर्वव्यापी होते हैं। तो ये है यू बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। एक और चीज़ कि इसमें जो जनन होता है, जनन, इसमें अलैंगिक जनन का लैंगिक जनन का अभाव होता है, इसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। और अलैंगिक जनन में विखंडन द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा, तो विखंडन द्वारा। जैसे कि यह एक बैक्टीरिया है, इसका ये अपना जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। उसके बाद से ये क्या होता है कि ये जो डीएनए है, यह डीएनए दो भागों में बंट जाता है और अंत में ये जो बैक्टीरिया है ये भी दो भागों में बंट जाता है और दो नई बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। दो नई बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जनन इसमें विखंडन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन का अभाव होता है। तो उम्मीद है कि आपने ये यू बैक्टीरिया के सामान्य लक्षणों को समझ लिया। अब इसमें आपको हेडिंग बना लेना है यू बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण, और इसमें लिखना है, तो इसमें लिखना है पहला नंबर, फर्स्ट नंबर लिखेगा, जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। इनकी संरचना सरल होती है जिसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। दूसरा, जीवाणु जल, थल, वायु आदि सभी जगहों पर मिलते हैं
अधिकांश जीवाणु क्लोरोफिल न होने के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अतः ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे जीवाणु है जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है या उसमें ऐसा कुछ वर्णक पाया जाता है जिसके द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उन जीवाणुओं को छोड़ करके बाकी सभी जीवाणुओं में क्लोरोफिल या कोई ऐसा वर्णक नहीं होता है जिसके द्वारा कि वो अपना भोजन बना सके, यानी कि वे परपोषी होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं। और परपोषी किस रूप में? तो मृतोपजीवी या परजीवी के रूप में। तीसरा लिखना है, जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं मिलता है। केंद्रक कला तथा न्यूक्लियोलस का अभाव होता है, परंतु डीएनए तथा आरएनए मिलते हैं। इनके केंद्रक को न्यूक्लियाइड यानी कि केंद्रकाव बोला जाता है, ये वाला केंद्रकाव यानी कि न्यूक्लियोइड। उसके बाद से इस केंद्रकाव या न्यूक्लियोइड का और भी नाम है, जैसे कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस इसे बोला जाता है या जीनोफोर बोला जाता है। किसको? तो केंद्रकाव को। उसके बाद से चौथा लिखना है, जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जिका, लवक आदि कोशिका नहीं मिलते हैं। उसके बाद से लिखना है, इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। सातवां, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है। हिस्टोन प्रोटीन का क्या मतलब? ये आपका है डीएनए, ये है क्या चीज़? तो डीएनए। तो डीएनए में जो यूकार्योटिक कोशिका होते हैं उसमें 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H2 है, H2B, H3 और H4। ये सभी के डबल अणु होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। उसके बाद से अगला लिखना है 8वां, इनमें वास्तविक लैंगिक जनन नहीं मिलता है, जनन विखंडन द्वारा होता है। ठीक, इतनी चीज़ें आपने समझा। अब हम जानेंगे प्रकृति एवं आवास, यानी कि बैक्टीरिया के प्रकृति एवं आवास क्या होता है? क्या चीज़? तो प्रकृति एवं आवास। ये चीज़ें मिटाएंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सामान्य लक्षण की तो बात हो गया, अब हम जान लेते हैं प्रकृति एवं आवास। प्रकृति एवं आवास, ये देख लेते हैं। तो जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, हमने पहले भी बताया यहाँ पे। ये जल, थल, हवा, धूल, मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। बर्फ से ढके स्थानों पर भी देखने को मिलते हैं, इसके साथ साथ गर्म झरनों में भी देखने को मिलते हैं। तो ये है इसका क्या चीज़? तो प्रकृति एवं आवास। तो इसका हेडिंग बनाना है प्रकृति एवं आवास, अगला हेडिंग, और इसमें लिखना है कि जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। ये जल, थल, हवा, धूल, मनुष्य व जंतुओं के शरीर में, बर्फ से ढके स्थानों में, गर्म झरनों में भी पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में भी बहुत सारे बैक्टीरिया है, जैसे कि हमने बताया 20,000 से अधिक प्रकार के बैक्टीरिया मानव शरीर में देखने को मिलते हैं। अब हम आगे जानेंगे जीवाणुओं का आकार। क्या चीज़? तो जीवाणुओं का आकार। अगला हेडिंग हो जाएगा जीवाणुओं का आकार। क्या होता है जीवाणुओं का आकार? तो आकार के आधार पर जीवाणुओं को कई भागों में बांटा गया है, यानी कि जीवाणु विभिन्न आकार के होते हैं। कोई गोलाकार होता है, कोई रॉड शेप्ड होता है, कामा आकार का होता है, सर्पिलाकार होता है। तो जीवाणु अनेक आकार के होते हैं और आकार के आधार पर इसको जो है जीवाणुओं को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें कि सबसे पहला होगा क्या चीज़? कोकस। कोकस, कोकस का क्या मतलब? तो जो जीवाणु गोलाकार होते हैं, कैसे? तो गोलाकार, यानी कि स्फेरिकल, तो ऐसे जीवाणु को बोला जाता है कोकस, या इसका जो प्लूरल होता है, बहुवचन, उसको बोला जाता है कोकाई। क्या चीज़? तो कोकाई। तो जो जीवाणु गोलाकार होते हैं, गोल आकृति के होते हैं, इस तरह के, तो इसे बोला जाता है क्या चीज़? कोकस। इसे बोला जाता है कोकस।
अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, कोकस भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है क्या चीज, तो माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस। उसके बाद से दूसरा है क्या चीज, तो डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस। उसके बाद से तीसरा है क्या चीज, तो स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद से चौथा है क्या चीज, तो स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। हाँ, तो यहाँ पे समझते चलना है। पहला है माइक्रोकोकस, दूसरा है डिप्लोकोकस, तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस और चौथा है स्टेफाइलोकोकस। तो माइक्रोकोकस का क्या मतलब कि ऐसे कोकस जीवाणु यानी कि ऐसे गोलाकार जीवाणु जो अकेले हो, एक की संख्या में हो, एक की संख्या में हो, तो इसे बोला जाता है क्या चीज़, माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस। उसके बाद से डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस का क्या मतलब, तो ऐसे कोकस यानी कि ऐसे गोलाकार जीवाणु जो कि दो की संख्या में हो, इस तरह से जो कि जोड़े में हो यानी कि दो की संख्या में हो, तो इसको बोला जाता है डिप्लोकोकस। उसके बाद से स्ट्रेप्टोकोकस, तो ऐसे गोलाकार जीवाणु, ऐसे कोकस जीवाणु जो क्या हो, इस तरह से चेन की तरह समूह में पाए जाते हों, चेन की तरह समूह में पाए जाते हों, ऐसे कोकस जीवाणु को बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। और उसके बाद से स्टेफाइलोकोकस, इसका मतलब क्या है, तो ये जो है समूह में तो पाए जाएंगे, लेकिन ये जो समूह होगा वो असमान होगा, मतलब कि कितने उसमें गोलाकार जीवाणु होंगे, कितनी संख्या में होंगे, इसकी कोई भी यहाँ पे ये नहीं है। कहने का मतलब है कि ये जो है अनियमित होते हैं, मतलब इसका कोई नियम नहीं है, कितनी इनकी संख्या होगी समूह में इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, ये अनियमित समूह में होते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे कोकस, ऐसे गोलाकार जीवाणु जब अनियमित संख्या के समूह में होते हैं तो उसे बोला जाता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। तो यहाँ पे पहला हमने क्लियर किया कोकस यानी कि गोलाकार जीवाणु, और इसमें आपको हेडिंग बना लेना है सबसे पहले जीवाणुओं का आकार, और इसमें लिखना है आकार के आधार पर जीवाणुओं को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हो जाएगा कोकस। इसमें लिखना है कि ये जीवाणु गोलाकार होते हैं, इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया। इसमें फर्स्ट हो जाएगा माइक्रोकोकस, और इसमें लिखना है जब कोकस जीवाणु अकेले में मिलते हैं तब इन्हें माइक्रोकोकस कहते हैं। उदाहरण माइक्रोकोकस एगिलिस, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या चीज़, तो माइक्रोकोकस एगिलिस। माइक्रोकोकस एगिलिस, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, किसका, तो माइक्रोकोकस का। उसके बाद से हेडिंग लिखना है डिप्लोकोकस। क्या चीज़, तो डिप्लोकोकस, और इसमें लिखना है जब कोकस जीवाणु दो के समूह में मिलते हैं तो उसे डिप्लोकोकस कहते हैं। उदाहरण में हो जाएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। उसके बाद से तीसरा हेडिंग बनाना है स्ट्रेप्टोकोकस, और इसमें लिखना है जब कोकस जीवाणु एक लंबी श्रृंखला में मिलते हैं तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। उदाहरण स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। उसके बाद से चौथा हेडिंग बनाना है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस,
इसमें लिखना है जब कोकस जीवाणु अनियमित समूह बनाते हैं तब इसे स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। उदाहरण में हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। हाँ, तो ये है जीवाणुओं के आकार में कोकस, एक प्रकार हमने यहाँ पे बता दिया। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा क्या चीज़, तो बैसिलस। समझते चलना है, बैसिलस, और इसका जो बहुवचन होता है बैसिलाई होता है। तो समझते चलना यहाँ पे बैसिलस क्या होते हैं, तो ऐसे जीवाणु जो छड़ आकृति के होते हैं। किस आकृति के होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं, यानी कि छड़नुमा रोड शेप्ड होते हैं, तो उसे बोला जाता है बैसिलस। क्या कहते हैं, बैसिलस। ये क्या होते हैं, तो छड़ के आकार के होते हैं, यानी कि रॉड शेप्ड। तो ऐसे जीवाणु को बोला जाता है बैसिलस। ये भी, इनको भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि पहला हो जाएगा डिप्लोबैसिलस और सेकेंड हो जाएगा स्ट्रेप्टोबैसिलस। फर्स्ट इसमें का हो जाएगा डिप्लोबैसिलस, और सेकेंड हो जाएगा क्या चीज़, तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो यहाँ पे देख लेना है डिप्लोबैसिलस क्या होते हैं। तो डिप्लोबैसिलस जब ये तो रॉड शेप्ड होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं। कहने का मतलब है कि इस तरह की यदि आकृति है तो ये किसके है, तो ये बैसिलस के हैं। क्या होते हैं ये, तो ये रॉड शेप्ड होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं। कहने का मतलब है कि जब दो बैसिलस एक साथ हो तो इसको बोला जाता है डिप्लोबैसिलस। और जब बहुत सारे बैसिलस एक दूसरे से जुड़ करके चेन बनाते हों, क्या बनाते हैं, तो चेन, तो इसको बोला जाता है क्या चीज़, स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसे कहते हैं क्या चीज़, तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस ये किसके हैं, तो ये है आपके बैसिलस के। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो छड़नुमा होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, और ऐसे जीवाणुओं को बोला जाता है बैसिलस। क्या कहते हैं, तो बैसिलस। ये दो प्रकार के, एक को बोला जाता है डिप्लोबैसिलस और दूसरे को बोला जाता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो अब आपको हेडिंग बनाना है ये वाला बैसिलस, और बैसिलस में लिखना है ये जीवाणु छड़ या रॉड आकार के होते हैं और ये चल या अचल हो सकते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। चल या अचल का क्या मतलब, कहने का मतलब है कि इसमें फ्लैजिला भी होता है। तब जब फ्लैजिला होगा तब ये क्या करेंगे, मूव करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ये चल हो जाएंगे। और जो मूव नहीं करेंगे वो क्या होंगे, अचल होंगे। तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला इसमें हेडिंग डालना है डिप्लोबैसिलस, और डिप्लोबैसिलस में लिखना है जब बैसिलस दो के समूह में या जोड़े में मिलते हैं तो उसे डिप्लोबैसिलस कहते हैं। उसके बाद से सेकेंड हो जाएगा स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसमें लिखना है जब बैसिलस जीवाणु श्रृंखला में मिलते हैं, जब बैसिलस जीवाणु श्रृंखला में मिलते हैं तो उसे स्ट्रेप्टोबैसिलस बोला जाता है। जैसे कि बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस, ये हो गया आपका डिप्लोबैसिलस। अब तीसरा होगा सर्पिल या सर्पिलाकार। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो कि सांप के आकृति के होते हैं, तो उसको सर्पिल या सर्पिलाकार बोला जाता है। तीसरा हो जाएगा सर्पिल या सर्पिलाकार, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है
स्पाइरिलम। कहने का मतलब है कि जब जीवाणु सांप की आकृति का होता है, इस तरह से सांप की आकृति का होता है, तो ऐसे जीवाणु को बोला जाता है सर्पिल या सर्पिलाकार। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो इसमें भी अचल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो चल होते हैं, मतलब कि इसमें भी इस तरह से फ्लैजिला देखने को मिलती हैं। तो आपको हेडिंग बनाना है सर्पिल या सर्पिलाकार और इसमें लिखना है ये जीवाणु सर्पिल आकार के होते हैं और इनमें फ्लैजिला भी मिलता है। उदाहरण में हो जाएगा स्पाइरलस माइनस, इसका उदाहरण हो जाएगा स्पाइरलस माइनस। उसके बाद से चौथा आएगा वो क्या, कामाकार, यानी कि कॉमा सेप्ड। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कामा आकृति के होते हैं, जैसे कि हिंदी में इस तरह से कामा होता है, उसी तरह से ये बैक्टीरिया होते हैं। यदि हम इसी को बड़ा बना दें इस आकृति में, तो ये कैसे हो गए, कामाकार हो गए, यानी कि कामा आकृति के ये बैक्टीरिया होते हैं। उदाहरण में हो जाएगा विब्रियो कोलेरी। उदाहरण इसका आ जाएगा क्या चीज़, तो विब्रियो कोलेरी। तो ये कैसे होते हैं, कामाकार होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, उदाहरण याद रखना, कौन सा बैक्टीरिया कैसा होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये हेडिंग बना लेना है कामाकार यानी कि कॉमासेप्ट, और इसमें लिखना है ये जीवाणु सूक्ष्म मुड़ी हुई छड़ की आकृति के होते हैं, इनका आकार कामा के समान होता है, जैसे विब्रियो कोलेरी। हाँ, तो ये हो गया जीवाणुओं के आकार। तो यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों ने जाना किसके बारे में, तो यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया का खोज किसने किया, कौन से वैज्ञानिक किस तरह से रिलेटेड हैं, और इसके साथ साथ यू बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण हमने बताया, और इसके आवास के बारे में हमने बात किया, बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके ही साथ साथ हम लोगों ने बात किया किसके बारे में, तो बैक्टीरिया के आकार के बारे में, बैक्टीरिया कितने आकार हैं, किस तरह से बैक्टीरिया हैं, जिसमें कि हमने ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दिया। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझा होगा। यहाँ से आगे का जो भाग है अगले भाग में हम बताएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपने सब कुछ समझ लिया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे नारायण सर क्लासेस के साथ।